प्रिय विद्यार्थियों, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर के ऑनलाइन क्लास में मैं साकेत पांडे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सब भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मात्रक तथा मापन। बच्चों, मात्रक तथा मापन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। ऐसी राशियाँ, या कह सकते हैं कि वे सभी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल एक ही संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है तथा जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन सबको मापने के लिए हमें केवल एक ही संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है। अब हम समझेंगे कि मापन क्या होता है। बच्चों, पुराने समय में एक कहानी है कि एक बार एक राजा थे। उनके समय में एक कपड़े का दुकानदार हुआ करता था। वह जो है दुकानदार जो है एक बौने लड़के को अपने यहाँ नौकरी दिया था। वो जब भी उसके दुकान पे कोई भी व्यक्ति कपड़ा लेने जाता था तो वो क्या करता था कि कपड़े का उचित दाम तो ले लेता था, लेकिन उस जब कपड़े को मापने की बारी आती थी तो उस बौने के हाथ का उपयोग करके लोगों को कपड़ा दिया करता था, जिससे कि लोग जो है लोगों को वो ठग लेता था और पैसा भी उनसे ले लेता था। इससे परेशान होकर के वहाँ के लोग जो है राजा से शिकायत किए कि महाराज, जो है वो दुकानदार जो है पैसा तो उचित ले लेता है, किंतु कपड़ा जो है उचित नहीं देता। इसके लिए राजा ने उस समय में अपने हाथ के बराबर बढ़ई से कह करके एक स्केल का व्यवस्था किया तथा सभी लोगों के दुकानों पे बताया कि इसी स्केल का उपयोग करके आप कपड़े को देंगे। तब से मापन की यह प्रणाली धीरे धीरे प्रचलित होने लगी। कहने का अर्थ ये है कि मापन की ज़रूरत पड़ी क्यों? मापन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि लोग सही दाम दे करके सही सामान को प्राप्त कर सकें। मापन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला आंकिक मान और दूसरा मात्रक। मात्रक होता क्या है? भौतिक राशियों को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण को हम क्या कर लेते हैं? मानक के रूप में मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमें कपड़े को नापना हुआ, तो कपड़े को नापने के लिए हमें एक उचित मात्रक की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम कपड़े को नाप सकें। या मान लीजिए कि बाज़ार से हम लोग आलू खरीदने गए, तो आलू खरीदने के लिए भी हमें एक उचित मात्रक की आवश्यकता होगी, जिससे हम दुकानदार को बता सकें कि हमें इतनी मात्रा में आलू चाहिए। ठीक है, इसी के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। और मापन को नापने के लिए, प्रयोग में आने के लिए दो आवश्यकताएं हैं, एक आंकिक मान और दूसरा मात्रक। तो मात्रक तो आप समझ गए होंगे कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। और आंकिक मान क्या प्रदर्शित करता है? आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु में कितनी बार सम्मिलित है। अर्थात कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग बाज़ार से आलू खरीदने गए और आलू का वजन कितना है? 100 किलोग्राम है। तो 100 किलोग्राम में 100 क्या प्रदर्शित कर रहा है? 100 यह प्रदर्शित कर रहा है कि वह आलू के वजन में 100 बार सम्मिलित है। और किलोग्राम क्या प्रदर्शित करता है? किलोग्राम प्रदर्शित करता है उसके मात्रा को, यानी किसकी मात्रा? द्रव्यमान की मात्रा को। यानी कहा जाए कि आलू का जो वजन हुआ वो 100 किलोग्राम है, जिसमें 100 आंकिक मान है तथा किलोग्राम मात्रक है। अर्थात भौतिक राशि को मापने के लिए उपयुक्त दो राशियाँ क्या हुई? भौतिक राशि बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। अगर मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि यक्स है,
और उसका संख्यात्मक मान n है और उसका मात्रक u है, तो उसमें प्राप्त होने वाला संबंध होगा x बराबर n इंटू u। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी दी गई भौतिक राशि के मापन में आंतरिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। सर अब हम ये समझेंगे कि क्या मात्रक को चुनने का भी कोई नियम होता है। बिल्कुल, मात्रक को भी चुनने का एक नियम है। अब पता लगा आप भारत में हैं, आपने यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम माना, दूर किसी अन्य देश में चले गए, मान लीजिए अमेरिका में चले गए, तो क्या वहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक हम मीटर मान लेंगे? नहीं, इस तरीके से मात्रक हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए मात्रक कैसा होना चाहिए? मात्रक ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। मतलब चाहे हम यहाँ रहें, चाहे जहाँ भी रहें, मात्रक की परिभाषा सदैव समान रहे। दूसरी चीज़, सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भारत में लंबाई को मापने का मात्रक मीटर हो, यहाँ पर हम बोलते हो, और इंग्लैंड में जा कर के हमें उसी मात्रक को बोलने के लिए किसी अन्य भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो मतलब कहने का ये कि वहाँ पे वो मात्रक आसानी से परिभाषित भी हो सके और आसानी से उपलब्ध भी हो सके, तथा वो अचर होना चाहिए। अचर होने का मतलब कहीं भी वो मात्रक बदलाव की स्थिति में नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश में किलोग्राम का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, समय का मात्रक है, किसी अन्य देश में भी सेम टू सेम मात्रक होना चाहिए। यानी लंबाई का मात्रक मीटर होना चाहिए, समय का मात्रक सेकंड होना चाहिए, तथा किलोग्राम का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होना चाहिए। बच्चों, हम आगे देखेंगे कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ बच्चों दो प्रकार की होती हैं। पहली राशि है हमारी मूल राशि, मूल राशियाँ, और दूसरी है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। अब हम जानेंगे कि मूल राशि किसे कहते हैं। बच्चों, ऐसी राशियाँ जो कि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे हमारा लंबाई हो गया, जैसे ना लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब बच्चों किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते। और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, ये राशियाँ अन्य राशियों पर निर्भर करते हैं। ठीक, जैसे मूल राशियाँ आपकी क्या हो गई? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, ये सब कैसी राशियाँ हैं? मूल राशियाँ हैं। इन सब के लिए किसी अन्य राशियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें लंबाई को दिखाना चाहिए, किसी अन्य राशियों की सहायता लें, या द्रव्यमान को नहीं दिखाना कि समय बटे लंबाई करते तो द्रव्यमान आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है किसी अन्य राशियों की हमें आवश्यकता नहीं है। इन्हें व्यक्त करने के लिए ये अपने आप में ही पर्याप्त हैं। अब हमारी जो दूसरी राशि है वो है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमें क्षेत्रफल को दिखाना है। क्षेत्रफल हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि राशि है। अब क्षेत्रफल को दिखाने के लिए हम केवल क्षेत्रफल ही नहीं कह देंगे, क्षेत्रफल में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो लंबाई आ जाएगा और दूसरा चौड़ाई आ जाएगा। यानी लंबाई भी एक प्रकार का क्या है? मात्रक है, राशि है, और चौड़ाई भी क्या है? हमारी एक प्रकार की राशि है। यानी क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमें दो अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ी। या मान लीजिए आयतन है, आयतन को हमें दिखाना है, तो आयतन को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। यानी हमें अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ रही है। मान लीजिए घनत्व को दिखाना है, तो घनत्व को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान बटे, क्या मान लीजिए अन्य राशि हम घनत्व लेते हैं, तो घनत्व को दिखाने के लिए हमें द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ी और आयतन की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि व्युत्पन्न राशि में हमें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं
कि ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों पर निर्भर होना पड़ता है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक की भी आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार हमने मात्रकों को भी दो प्रकार में डिवाइड किया है, बांटा है, जिसमें हमारा पहला मात्रक है मूल मात्रक और दूसरा मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। और जैसे मान लीजिए कि हमें लंबाई को दिखाना है, तो लंबाई को दिखाने का केवल और केवल एक ही मात्रक होगा, जो कि होगा मीटर। ठीक, मान लीजिए हमें समय को मापना है, तो समय का केवल एक ही मात्रक होगा, वो क्या होगा? सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हमें घनत्व का मात्रक निकालना है, तो घनत्व बराबर होता कितना है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर घाते 3। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो गया? घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर घाते 3। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए हमें क्षेत्रफल का मात्रक निकालना हुआ, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मात्रक अगर हमें निकालना, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर घाते 2। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें अन्य मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए हमें अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। धन्यवाद।